हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित एंड एक बार फिर आपका स्वागत है रोज का डोज के इस बेहतरीन से चैनल में। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आप लोग कहते हैं। तो भाई ये सेगमेंट है एक बार फिर हम और क्रिएशन। भाई लास्ट टाइम आपने ईला कुमार जी को देखा था। अगर आपने मिस कर दिया तो ऊपर आई बटन में मैंने पूरा इंटरव्यू दे दिया है, आप जा करके देख सकते हैं और आपको आई होप पसंद आएगा। जो लोग नहीं देख चुके हैं और जो लोग देख चुके हैं उनको इंतजार जरूर होगा कि सेकेंड पार्ट कब आए और हम एक बार फिर उनसे मुलाकात कर पाए। तो हमने आपकी डिमांड को सराखों पे रखा और एक बार फिर बुलाया है ईला कुमार जी को कि वो हमसे आकर एक बार फिर इस YouTube चैनल पर बात करें और हम कुछ और मुद्दों को और साहित्य से जुड़ी चीजों को आप तक लेकर आए। तो ईला कुमार जी, वेलकम टू अगेन रोज का डोज। नमस्ते। नमस्ते मैम। धन्यवाद कि आपसे फिर से भेंट हो रही है। जी मैम, तो कैसी हैं आप और क्या कुछ हो रहा है लाइफ में? जी, घर में हूँ तो एक नए किस्म की जीवन शैली है, जी। जो पहले जैसे हर काम करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम्म, अब हर काम करना है, घर का भी और हम्म, पढ़ना लिखना भी। हम्म, तो उस हिसाब से पढ़ना लिखना थोड़ा कम ज़रूर हो रहा है, हम्म, लेकिन हो रहा है। और लोगों से बराबर ये मीटिंग, जूम मीटिंग, ये सब के चलते जो मिलना होता है, ये मतलब विज्ञान की एक इतनी बड़ी सुविधा हम लोगों को मिली है, नहीं तो जी पता नहीं इस लॉकडाउन में क्या होता। बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों पर और आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपका जो एक साहित्यिक ये सफर है, ये उसमें आपने अनुवाद का काम भी किया, अनुवादक का भी की जिम्मेदारी भी निभाई है। तो उसमें कौन कौन सी आपको दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, पहले उस पर बात करते हैं। अब देखिए, साहित्य पढ़ना, साहित्य के साथ रहना, साहित्य के साथ जीवन बिताना एक अलग एस्पेक्ट है। जी। लेकिन जब कोई लड़की भारतीय समाज के बीच वो चाहती है कि हम लेखक बने, हम्म, तो जिस तरह के पारिवारिक बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, मैं एक छोटे शहर में पली बड़ी, हम्म, उसमें ये संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर थी। बल्कि मुझे ये हिम्मत भी नहीं थी। मैं कविताएं बहुत पहले से लिखती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत गहरा संकोच था। तो मैं ये बता नहीं पाती थी कि मैं कविताएं लिखती हूँ, और कहीं छपने के लिए भेजना, कहीं किसी से कहना बिल्कुल नहीं था। शादी के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई, तो कुछ वर्ष के बाद मैंने कविताएं फिर अपनी छपने के लिए भेजी, और वो उस समय से लगातार छपती गई कविताएं। फिर मैंने कई लेख लिखे। फिर नागपुर में रहते हुए मैंने कई वर्ष लोकमत समाचार में कॉलम लिखा। और फिर आगे के वर्षों में, उन वर्षों में मैंने बहुत डूब के पढ़ा, बहुत पढ़ा मैंने, और बहुत लिखा भी, जिसको कहते हैं कि घंटों घंटा लगातार जिस समय किसी पुस्तक पर काम करना होता था, अपने उपन्यास पर, तो 6-6 घंटा एक साथ में स्टडी टेबल पर बैठी रहती थी और अपना काम करती रहती थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्काई इज द लिमिट की तर्ज पर आगे का सफर बढ़ा। अनुवाद में काफी दिक्कत आई। अनुवाद में अंग्रेजी से हिंदी करना, वो भी रिल्के जैसे कवि को, एक बहुत बड़ी चुनौती जैसी थी। और उसमें भी मैं अपने अनुभव की बात कहूंगी तो जैसा हमारा साहित्यिक परिदृश्य है, अ, किसी ने आगे बढ़ के मुझे कहा नहीं कि आप रिल्के का अनुवाद कर दीजिए। हम्म, लेकिन जब मैंने उनकी कविताओं को पढ़ा और अंग्रेजी में पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये कविताएं और लोगों तक जानी चाहिए। तो मैंने खुद से अनुवाद किया। और फिर उस बीच में रिल्के का अनुवाद करते समय ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि उस समय मैं कलकत्ते में थी, गार्डन रीच में, हम्म, तीसरे फ्लोर पर एक खूब बड़ा सा हॉल जैसा, वो 1 डेढ़ कमरे का फ्लैट था। हम्म, वैसे फ्लैट में मैं कभी रही नहीं थी, हमेशा मैं बंगले में रही थी, लेकिन वो पहला अनुभव था। लेकिन वे रिल्के की कविताएं थी, जिसके कारण वो समय
मेरे लिए बहुत ही सुंदर बन गया। लेकिन कुछ महीनों तक रिल्के के ऊपर काम करते करते जबकि वो काम खत्म हुआ, तब मैंने देखा कि मेरे अंदर इतनी गहरी उदासी भर गई थी। असल में जो अनुवाद का काम होता है वो एक तरह का परकीया प्रवेश होता है कि आप दूसरे लेखक के मन में, उसके लेखन में बिल्कुल बैठ जाते हैं, बिल्कुल उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। तो रिल्के की कविताओं में बहुत उदासी है, उनके पूरे जीवन में ही उदासी हताशा भरी हुई है। तो मुझे लगता है कि वो सारी उदासी, सारी हताशा मेरे अंदर आ गई और मैं महीनों तक एक अलग किस्म के दबाव में रही, जिसकी बात फिर कभी और करूंगी। मतलब एक पूरी किताब लिखने लायक वो अनुभव है मेरे पास। लेकिन लाओ त्सु को जब मैंने अनुवाद किया तो वो फिर अलग अनुभव था। लाओ त्सु लाओ त्सु जो लिखते हैं ताओ ते चिंग की किताब से मैंने उनकी सुक्तियों का, उनकी कविताओं का अनुवाद किया। तो ताओ वो कहते हैं ब्रह्म को। मतलब हमारे यहाँ ब्रह्म की जो परिभाषा अष्टावक्र में है, वह अनामित, वह अनाकार, वह निराकार, ये सारे विशेषण लाओ त्सु देते हैं ताओ के लिए। तो लाओ त्सु को अनुवाद करना मुझे लग रहा था जैसे मैं वेदांत की किताबों के संदर्भ को कविताओं के रूप में फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। और कुछ उनके जो श्लोक हैं, कुछ जो उनकी सुक्तियां हैं, उसमें वो भर्तृहरि का जो नीति शतक है, वो नीति शतक से है। उन्होंने प्रशासन के बारे में भी लिखा है कि एक प्रशासक को कैसा होना चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसी ऐसी कविताएं हमारे पास हैं पढ़ने के लिए। जी, मैं आपसे यही जानना भी चाह रहा था, लाओ त्सु और रिल्के, और आपने खुद ही बता दिया, मेरी जिज्ञासा को आपने खुद ही शांत कर दिया। तो इससे यही लगता है कि जो रिल्के साहब हैं, वो उनको जो वो गम में थे, और उनका जो गम है वो शायद अब किस चीज का था वो तो पढ़ने में पता लगेगा, बट हाँ ये पता लग गया कि वो थोड़ा सैड जॉनर में लिखते थे, यानी कि दुख का उनका एक जॉनर था लिखने का। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो है पौराणिक जो है साहित्य को भी काफी लिखा है, और आज के संदर्भ में जो आज का यूथ है या आज का जो वक्त है वो इसकी तरफ नहीं जाता है, वो अलग ही ट्रैक पे चलता है। तो आज के संदर्भ में पौराणिक जो साहित्य है उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? पौराणिक साहित्य के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इसे ढंग से रीराइट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, मतलब आप उनको एडुकेट नहीं कर रहे हैं लोगों को, इनकी कहानियों को, उन संदर्भों को, उन घटनाओं को अगर आप बताते हैं तो वे बहुत रोचक है, इसमें संदेह नहीं है। हमारा जो पौराणिक सारा विवरण है वो बहुत रोचक है। अगर उसको आप धर्म से मत मान लीजिए, जैसे कि आप अगर ट्रेस भी करना चाहिए कि किसी एक पुस्तक को ले लीजिए कि वो कहाँ कहाँ गए, कृष्ण ने अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ की या राम ने अपनी यात्रा कहाँ कहाँ से की, इसका एक रूट मैप खींच के अगर उस पर आप चलिए तो वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो पौराणिक कथाओं में है तो बहुत कुछ, लेकिन हाँ उसको आप किस ढंग से यूथ के सामने देते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात जो है वो है कि पौराणिक कथाओं में वैज्ञानिकता बहुत सारी है और अद्भुत वैज्ञानिकता है। मतलब अगर उसको ढंग से हम देखें तो सामाजिक स्तर पर एक कथा है सत्यकाम जाबाल की, तो वो सिंगल मदर की कहानी है। अच्छा, सिंगल मदर का कंसेप्शन अब जाके हमारे यहाँ आया है कि अकेली मदर भी बच्चे को पाल सकती है, पिता के नाम की जरूरत ही नहीं। और उस कहानी में ये आता है कि वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता है, मैं इतनी यंग थी, इतनी नवयुवा थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे पिता का नाम पूछूं, और उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं जाबाला और तुम सत्यकाम, तो तुम्हारा नाम हुआ सत्यकाम जाबाल। अच्छा, आज की तारीख में भी कोई कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की इस को स्वीकार करेगी या नहीं भारत में, मैं नहीं जानती हूँ। तो इस संदर्भ में पौराणिक कथाएं हमारे
बहुत ही मतलब नजदीक आ जाती हैं। और वैज्ञानिकता की बात करें तो एक संदर्भ आता है गर्भोपनिषद में कि किस महीने में बच्चे का कैसा विकास होता है। और अमेरिका में जब लोगों के बच्चे होते हैं आजकल, तो उनको एक चार्ट दिया जाता है कि इस महीने में आपके बच्चे का हाथ पैर बनेगा, इस महीने में पेट पीठ बनेगा, और वो सारे संदर्भ गर्भोपनिषद के संदर्भ से मिलते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि इस तरह से पौराणिक कथाओं को, पौराणिक विवरणों को आज की तारीख से अगर रिलेट किया जाए तो आज का युवा कोई मूर्ख समूह नहीं है। वे लोग इसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि इसके बल पर शायद आगे भी बढ़ना चाहेंगे और भी नई चीजों को खोजने में इसके संदर्भ को वो लेंगे। ब्लैक होल की बात योग वासिष्ठ में है। योग वासिष्ठ में जब लीला सरस्वती के साथ जाती हैं बहुत से लोगों को पार करके, तो बातचीत के बीच में कहती हैं, देवी ये सारे लोग कहाँ चले गए, सूर्य भी कहाँ चला गया। जरा सोचिए कि वो कहाँ पहुंच गई होंगी। तो इस तरह की बातें हैं हमारे पास। लेकिन और फिर पृथ्वी के उद्भव की बात योग वासिष्ठ में काकभूषुंड बताते हैं कि कब पृथ्वी के अंदर कब क्या क्या आया, कब वह जल से निकली, कब उसके ऊपर केवल पेड़ ही पेड़ थे, कब धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ। लेकिन इसको जो लोग जानते हैं वो मेरे ख्याल से सबके सामने लाने से या तो हिचकते हैं या उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो इन चीजों को खास करके युवा वर्ग को बताएं। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं जरूर चाहूंगी कि किसी के साथ जुड़ के मैं इन बातों को बाहर लाऊं, क्योंकि अकेले ये करना वैसे भी बहुत मुश्किल है। मैं अकेले कितना कुछ करूंगी। जी 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 नहीं, तो मतलब ये कहने का है कि हमने अभी अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं की है और हमको ये किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा ज्ञान और विस्तृत हो सके और खुल सके। ये भी सच है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ने के लिए आपको उस रूप में नहीं मिलेगा जो अभी के हमारा डिसिप्लिन है। अभी का जो डिसिप्लिन है, हम जो भाषा जानते हैं अंग्रेजी हिंदी, तो उसमें उस तरह से नहीं मिलेगा। जी तो ये जो लोग ने पढ़ा है, जो लोग संस्कृत भी जानते हैं, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, मुझे लगता है ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वे इसको सामने लाएं, एक पाठक वर्ग के सामने लाएं, और किसी नाम के लिए नहीं, किसी बहुत बड़े मतलब लोकेशना के अंदर नहीं, एक समाज का काम समझ के ये काम करना चाहिए। जैसे मैंने उपनिषद की कहानियों को रीराइट किया, तो मैंने बहुत मुश्किल से उपनिषद को पढ़ा। वो 90s का दशक था, मुझे अभी तक पता है, वो सारे दिन मेरे सामने हैं कि मैं उपनिषद पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी। मैं संस्कृत पढ़ती थी, फिर अंग्रेजी में जाती थी, नहीं समझ में आता था, फिर हिंदी लाई, हिंदी में और भी नहीं समझ में आता था। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, हिंदी करते 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 उसको पढ़ा। तो इसके बाद मैंने उसका पुनर्लेखन किया, सिर्फ इसी मतलब से कि जब दूसरे लोग पढ़ें तो उनको समझ में आए, उनके लिए यह इतना मुश्किल ना हो। तो इसी तरह से फिर धीरे धीरे मेरी 4 किताबें आई उपनिषद पर। लेकिन सबके पीछे मेरा मन यही है कि मैं चाहती हूँ कि लोग इसको समझ सकें। तो वैसे लोग आगे आने चाहिए जो इसको और कठिन नहीं बनाए। होता क्या है कि कुछ लोग पढ़ लेते हैं और उसको इतना दुरूह बना देते हैं, इतना दुरूह बना देते हैं कि नई पीढ़ी तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहती है, वो तो भाग जाती है। ये नहीं होना चाहिए। जी 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 तो ये तो हो गई थोड़ी सी ऊपर लेवल की बातें, कई लोग बोर भी हो सकते हैं और जो लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे उनको अच्छा भी लग सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपने संपादन का कार्य भी किया है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, वो जानना चाहेंगे। संपादक में कभी मैं जैसे प्रधान संपादक या सिंगल संपादक होके नहीं रही हूँ। मैंने सह संपादक और उप संपादक की ही पोस्ट पर काम किया है।
तो उसमें अनुभव मेरा ये कहता है कि जो लोग जो जैसे आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके प्रधान संपादक हैं या वरिष्ठ संपादक हैं, वो चाहते हैं कि सारा कुछ उनकी मर्जी से ही। आपके पास मतलब फ्रीडम नहीं रहता है, आप उनके लिए काम करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत आप अच्छा कर दें, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें तो ऐसा मैंने अपने ऊपर बिल्कुल फ्री होके तो मुझे कभी ऐसी सुविधा मिली नहीं कि मैं बिल्कुल अलग से काम करूं। तो फिर भी एक ठीक ही रहा। वैसे जो विश्वा का संपादन था, IHA की जो पत्रिका निकलती है अमेरिका से, विश्वा, उसके संपादन में मुझे थोड़ा अजीब सा अनुभव हुआ कि मैं ये एक मतलब अवैतनिक सेवा जैसी थी, सोशल सेवा जैसी ही थी जिसको कि मैं करती थी। मैं उस पोस्ट पर थी, मैंने तभी इसको स्वीकार किया था। लेकिन बाद में उनकी जो डायरेक्टर हैं वो आई भारत, मुझसे मिली, मतलब वो ऐसे अपने परिवार से मिलने आई थी, तो वो 1-2 बार आई। उसके बाद उनका कहना था कि मैं यहाँ दिल्ली यूनिट खोलूं, उसमें मेंबर बनाऊं। अच्छा, एक की मेंबरशिप 3-3 हजार, और फिर यहाँ पर मैं कार्यक्रम कराऊं। ये मेरे बस का नहीं था। मैं मूलतः कवि हूँ, राइटर हूँ, मैं कविताएं लिख सकती हूँ, उपन्यास लिख सकती हूँ, कहानी लिख सकती हूँ, अनुवाद भी कर सकती हूँ, पर लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, वो मेरा काम ही नहीं है। जी 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 और वो, हाँ, तो मैं नहीं कर पाई। फिर 1-1.5 साल बीत गए इस बीच में। फिर अचानक पत्रिका में मैंने देखा कि मेरा नाम वहां से हटा दिया गया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। हालांकि वो अवैतनिक सेवा थी, फिर भी जितना मैंने वहाँ काम किया था, जितनी मतलब पत्रिका को अच्छा बनाना चाहा था, उसमें इतना तो करना ही चाहिए था कि मुझसे एक बार पूछ लिया जाता या मुझे बता दिया जाता कि हम दूसरे को आपकी जगह ले रहे हैं। तो इस तरह के काम तो खैर हर पत्रिका में होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये अनुभव मुझे लगता है कि मुझे जरूर शेयर करना चाहिए। जी, तो ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, बट क्या मैसेज है अब जो लोग आगे चीजें खोलना चाहते हैं या आपको कहीं दोबारा मौका मिले, तो आप क्या बदलाव चाहती हैं कि क्या होने चाहिए इन सब इकाइयों के अंदर? मैं चाहती हूँ कि पहले तो सबसे पहले एक जो वो यूनिट है पूरी, संपादक, उप संपादक, जो उसमें पैसा लगाता है, जो डायरेक्टर, उन सबको मिलके एक किस्म का ओथ लेना चाहिए कि भाई इस पत्रिका के सिद्धांत क्या हैं, हम किस सिद्धांत के तहत हम इस पत्रिका को निकाल रहे हैं। अगर वो सिद्धांत सकारात्मक है तो हमें उसमें शामिल होना चाहिए, सकारात्मक नहीं है तो हमें पहले ही हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इकाइयों के अंदर। आपने यात्राएं भी बहुत की हैं, बहुत यात्राएं की हैं, और इसका एक उदाहरण हमारे चैनल पर इटली की यात्रा भी है। तो आपके जो फॉरेन एक्सपीरियंसेस हैं, फॉरेन ट्रैवल के जो एक्सपीरियंस हैं, आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि बहुत बहुत सारी चीजें हैं, तो वो जानना चाहेंगे और कौन कौन से एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसी चीज जो शायद किसी को ना पता हो, वो यूनिक हो। हाँ, मतलब विदेश यात्रा में जिन लोगों ने विदेश की यात्रा की है उनके लिए ये कैसा होता है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंदर घुसते हैं सिक्योरिटी के बाद, तो जो दुनिया आपके सामने खुल जाती है, दुबगली चमकदार दुकानें, तरह तरह के ब्रांड, और इतना वैभवशाली वो वातावरण होता है, इतना कुछ वहां बिक रहा होता है, और हर चीज जैसे पैसा देते ही हर चीज आपके सामने अवेलेबल होती है, तो वो आपको बहुत चमत्कृत करता है किसी भी पहली बार विदेश जाने वाले व्यक्ति को। क्योंकि मैं पहले गई थी और फिर मैं लौट आई, फिर मेरे पति गए, तो मुझे याद है कि वो जैसे बॉम्बे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के अंदर गए, उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया, अरे यहाँ तो अलग ही वातावरण है। तो ये सच है। और वह जो हम लोगों का जो चकित होना है, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जब विदेश की धरती पर पैर रखते हैं, तो वो बढ़ता जाता है।
वहाँ इतनी ज्यादा साफ सफाई है, इतने ज्यादा नियम कानून है, और ऐसे ऐसे नियम कानून हैं जो पहले आपके पास शायद नहीं आए होते हैं। कि जैसे कि मैं वाशिंगटन में उतरी पहली बार 2007 में, तो उसने पूछना शुरू किया कि एनी हर्ब, तो बोलो नो मैडम, एनी पिकल, नो मैडम, एनी इटेबल, मतलब एक एक चीज आपसे पूछेंगी कि आप कुछ लेके तो नहीं आए हैं। तो और वो लेके जाना गैर कानूनी है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा होगा तो वो निकलवा के फेंक देंगे। हालांकि कई लोग इसको तोड़ते भी हैं नियम, और मुझे भी ये बताया गया था कि अगर वो बहुत परेशान करे तो निकलना चाहे तो बोलना कि भाई आप इसको रख लो, लेकिन मैं बस आपके ही लिए लाई थी, और क्या बोल सकते हो, क्योंकि वो ऐसे भी आपको नहीं अलाउ करेंगे ले जाना। तो बहुत रोक टोक बहुत सारी है, उनके अपने नियम है, आपको निभाना पड़ेगा। और जब आप विदेश की धरती पर जाते हैं तो एक तो अमेरिका जाने पर सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो दिन रात का। आप जेट लैग में फंस जाते हैं, रात भर जगे रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो खैर ये सब बातें अलग। लेकिन वहाँ के जो एक जो पॉजिटिव सकारात्मक व्यवहार है अमेरिका में, मैंने खास कर देखा कि दूसरों की सहायता करने का जो नियम है वह अद्भुत नियम है। सभी लोग उसको धर्म के जैसा निभाते हैं। आपसे बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति आपका आके आपकी सहायता कर देगा। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से एक बार मैं निकल रही थी, कार में बैठी, कार नहीं टैक्सी होगी, टैक्सी में बैठी, एक व्यक्ति दूर में खड़ा था, चुपचाप ऐसे हाथ बांध के चुपचाप खड़ा है, मैं उसको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती। मेरा शायद शॉल बाहर रह गया, दरवाजे के बाहर रह गया। मैंने दरवाजा जब तक बंद कर, वो दौड़ के आया, उसने शॉल अंदर डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, फिर चुपचाप चला गया। तो ये बात बहुत ज्यादा मतलब आपको इम्प्रेस कर देती है। फिर एक बार टाइम स्क्वायर में मैं अपनी लड़की के साथ गई थी उस समय, तो हम लोग कहीं जा रहे थे बस पकड़ के, तो बस की लाइन में खड़े थे, तो एक और बाहर सामने एक लड़की थी क्यू में ही, एक स्त्री, उन्होंने मेरी लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे पास 2 कार्ड है बस में चढ़ने पर, मतलब कार्ड स्विप करना पड़ेगा वहाँ की बसों में, कार्ड स्विप करके तब आप जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि टिकट खरीद लेंगे अंदर जाके बस में, तो उस बस में टिकट की सुविधा नहीं थी। तो जिसने पूछा उसने अपना कार्ड निकाल के दे दिया, मेरी लड़की ने ले लिया, क्योंकि मेरी लड़की के पास एक कार्ड था। अंदर गई, उसने उसका भी कार्ड स्विप किया, फिर हम बैठ गए। फिर मुझे बहुत उलझन हुई, मैंने कहा उसको पैसे लौटाओ, मैंने कहा कितने का था कार्ड, उसने कहा $2 का। मैंने कहा लौटाओ, तुम पैसे लौटाओ। तब मेरी लड़की ने मुझे समझाया, वो हालांकि वहां पढ़ने गई थी, वो भी स्टूडेंट थी उस समय, तो उन्होंने कहा कि नहीं मम्मी ये नहीं लेंगी, यहाँ कायदा ये है कि अगर आपकी सहायता किसी ने की तो आप किसी और की सहायता कर देना। ये उनका अनरिटन रूल है जो वहां के लोग निभाते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि समाज में सकारात्मकता धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक फैलती जाती है। और डेनमार्क में मैंने देखा कि डेनमार्क की जो स्त्रियां हैं, मतलब पुरुष भी, सभी साइकिल चलाते हैं, और थोड़ा भी किसी के ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा फ्लैश नहीं होता है। उनकी शारीरिक बनावट इतनी सुंदर होती है, और बड़े कर्मठ लोग होते हैं, बहुत कर्मठ। और डेनमार्क से थोड़ी दूर इटली, मतलब 2 घंटे की दूरी पर, और वहां जाइए तो इटली में फिर समा बदल जाता है। वहां के लोग बड़े मतलब थोड़े कोमल जैसे होते हैं, सुंदर तो बहुत ही सुंदर होते हैं, खूब लंबी नाक, खूब अच्छे, लेकिन साफ साफ पता चल जाता है कि आप दूसरे देश में आए हैं। और इटली में लोग बहुत सजा संवार के रखते हैं, शाम को तो पूरा यूरोप सजा संवरा हुआ है, चाहे वो लंदन हो चाहे स्वीडन हो। और स्वीडन में गई तो इतना अच्छा रहा वो दिन कि मैं वहां गई 23 मार्च को, बिना जाने हुए कि वो उनका विशेष दिन होता है। और उस दिन वहां लड़कियां अपने सिर पर फूलों का ताज पहन के और कुछ गिफ्ट लेके एक दूसरे के घर जाती हैं। तो वहां बहुत सी लड़कियां मुझे देखी जिन्होंने फूल का एक बैंड जैसा पहना हुआ था, ऐसे पूरे सिर में गोलाई में। और फिर जब हम लोग शाम में वहां से लौटे तो बसों से दिख रहा था लोग अपने घर में
खूब मतलब उत्सव जैसा मना रहे थे, नाच गा रहे थे। तो थोड़े थोड़े से अलग है एक दूसरे से यूरोप में भी, लेकिन पूरा मिला के देखा जाए एज अ होल तो वहाँ की जो साफ सफाइयत है और वहाँ का नियम कानून है और वहाँ का जो सुरक्षित वातावरण है कि रात के 2 बजे भी आप चले जा रहे हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। ये सब बातें वहाँ बहुत प्रभावित करती हैं। जी, तो कुछ चीजें दिमाग में निकल के आई मेरे। आपने कहा चकित हो जाते हैं, आपका पर्स भी चकित हो जाता है बाहर जाने के बाद कि वो कितनी जल्दी खाली कैसे हो गया मैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और आपने बताया बहुत कि ज्यादा। जी मतलब कई बार तो होटल जाने पर वहां का बिल देख के मर्जी होती है कि हम कुछ ना खाएं, जी सिर्फ कॉफी पिए और चले जाएं वापस। जी ये एंड सच इस बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। एंड इसके अलावा आपने बात किया कि खाने का जो चीजें हैं वो निकाल देते हैं, इसका एक रीजन है वो चाहते हैं हमारा खाना यूज हो। मैं आपको अपना इंसिडेंट एक शेयर करता हूँ। मैं मैच देखने गया था, कानपुर में मैच हो रहा था, वेस्टर्न इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। वो मैच बहुत मेमोरेबल मैच है क्योंकि उससे पहले कटक में जो मैच हुआ था उसमें बहुत हो हल्ला हुआ था, बोतलें फेंकी गई थी। और उसका जो नेक्स्ट मैच था उसमें एबी एबी चिल्लाया गया था, वो तो आज तक वो न्यूज है। और एबी ने खुद कहा था कि ये जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में खेल रहा हूँ। इंसिडेंट ये हुआ था कि हम खाना लेके गए थे, हमने सोचा था जब इंटरवल होगा तो खाएंगे। तो वहां उन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने बोला इसको फेंक दीजिए, इसको उन्होंने कहा फेंको मत, इसको इसको आप रख लो, आप खा लो, इसको फेंको मत, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसको आप रख लीजिए, हम आपके लिए लाए। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये तो शायद बिजनेस मॉडल है जिसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा हम लोग को। जी जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। विदेश के संदर्भ में एक और बहुत अच्छी बात है, हम्म, विदेश के संदर्भ में एक और बहुत अच्छी याद रह जाने वाली बात है कि वहाँ आप चाहे लाइब्रेरी से निकल रहे हो दरवाजे से या रेस्तरां के दरवाजे से निकल रहे हो, जो वहाँ के जेंट्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, वे दरवाजा खोल के खड़े हो जाएंगे और अच्छा, बोलेंगे आफ्टर यू। ओ, मतलब स्त्रियां पहले निकलें और फिर वो निकलते हैं। तो ये जो सम्मान वो देते हैं, ये भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ी बात है, सीखने वाली बात है। जी 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 जी। मतलब हम लोग को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है फॉरेन कंट्री से, और क्या कुछ हम सीख सकते हैं ये हमें समझने को मिल रहा है। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो जो भारतीय प्रतीक हैं, जो भाव हैं, जो पौराणिक जो साहित्य हैं, उनका क्या महत्व है और वो किस तरीके से उसको देखते हैं ये जानना चाहेंगे। देखिए, वैश्विक स्तर पर जो राइटर हैं, हम्म, मतलब जो लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, उनको आपके पौराणिक प्रतीकों से कुछ खास मतलब नहीं होता। वो अपने राइटिंग में वो पढ़ते जरूर हैं, हम्म, उनको इंटरेस्ट है आपके यहाँ का पढ़ने का। मतलब आपके यहाँ जितने लोग उपनिषद पढ़े हुए नहीं हैं, हम्म, नहीं जानते हैं, हम्म, वो लोग उतना पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने लेखन में मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत अच्छे से शामिल करते हैं। लेकिन ब्रायन वेस्ट की किताब है, ब्रायन वेस्ट बहुत बड़े एक नामी राइटर हैं, उनकी किताब है मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, हम्म, और है लव इज वनली रियल। हम्म, तो इसमें उन्होंने जो लिखा है वो पुनर्जन्म के कंसेप्शन को लेके उन्होंने बहुत, मतलब पूरी किताब ही इस पर आधारित है कि वो पुनर्जन्म की बातें उसमें हैं बहुत सारी। तो ये कंसेप्शन हमारे यहाँ से मिलता तो जरूर है, हम्म, लेकिन वो इसमें कहते नहीं है कि हाँ ये भारत का कंसेप्शन है, लेकिन हाँ ये इसको लेके ही मूल पात्र जो उनका है या जितने भी पात्र उनके पास आते हैं वो सब अपने पुराने जन्म को याद करते हैं, पुराने जन्म में मिले हुए लोगों को, उस ग्रुप को इस जन्म में पहचानते हैं। मतलब एक तरह से लव इज वनली रियल बहुत स्कैरी बुक है, उसको हम्म, पढ़ लेने के बाद व्यक्ति एक तरह से डर जाता है कि हाँ ये सब सच है। हम्म, तो वो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, हम्म, लेकिन ऐसा है। फिर एक और किताब है द मैन हु सोल्ड हिज फेरारी, हम्म, और वो द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी। तो वो उसने अपना जो भी किया था,
अपनी गाड़ी बेच के, और वो यहाँ बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, और वो यहाँ आ गया था, तिब्बत गया वो, और वहाँ उसने साधना की, और उसके बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है उस किताब में। तो इस मतलब में वो भारतीय संदर्भों से जुड़े हुए हैं। जी जी, मतलब हमें किताबें ऐसी भी पढ़नी चाहिए जो कि हमें थोड़ा सा डरा भी दें और हमें सच के करीब लेके आए। कोई और किताब, क्योंकि मैं किताबें पढ़ने का खुद शौकीन हूँ, आप पीछे देख रहे होंगे, एक मैंने अभी कल ही किताब खरीदी है, और मैं किताबें खरीदने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, पढ़ने का भी बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मैं डिजिटली भी पढ़ता हूँ, और मुझे जब हाथ में मिल जाती है तो मुझे बहुत बेटर लगती है, वो ऐसा लगता है बस मजा ही आ गया। तो अगर कोई जी। किताब मुझे सजेस्ट करना चाहें या लोगों को सजेस्ट करना चाहें कि वो जरूर से जरूर पढ़ें, तो वो बताएं। मैं हिंदी में तो सजेस्ट करना चाहूंगी कि पढ़ती परिकथा जरूर पढ़ें। जी। पढ़ती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, मैं देख रही हूँ यहाँ, अभी मैंने पास ही थी, पता नहीं मैंने कहीं रख दी है शायद। वो अद्भुत किताब है, उस जी। किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ती परिकथा को। फिर गोथे की कविताएं बहुत अच्छी हैं, रिल्के की कविताएं तो है ही, अगेय की कविताएं बहुत अच्छी हैं। जी। अगेय मतलब इन लेखकों को, वर्जीनिया वुल्फ को, अगेय को, चेखव को, जैसे हम लोग तो पढ़ते हैं तो इस लेखक को पूरा पढ़ते हैं, मतलब पूरी किताबें, सभी किताबें एक जगह रख देंगे और फिर एक एक करके वो पूरी किताब उस राइटर को पूरा का पूरा पढ़ गए, ऐसा पढ़ना भी होता है। लेकिन खैर, पढ़ने वाले को जैसा पसंद आए वैसा वो पढ़े। और एक किताब द सेक्रेट, यह किताब भी बहुत अच्छी है। ये भारतीय संदर्भों के साथ कुछ ऐसी जुड़ी हुई है कि या मति सा गति भवेत्, हमारे यहाँ एक सेइंग है कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसकी गति भी मतलब वैसी ही होती है, वैसा ही वो पाता है। मतलब जिसका जैसा संकल्प होता है उसी के अनुरूप, क्योंकि हिंदू कंसेप्शन में ये कहते हैं कि हमारा मतलब हर चीज हमारे संकल्प के कारण हमको मिली है। इवन कि जो हमारा ये शरीर है, यह रूप है, यह भी हमारे संकल्प का ही नतीजा है। हमको याद नहीं है हमने कब ये संकल्प किया, लेकिन चूंकि संकल्प किया तभी ये शरीर हमें मिला इस रूप में। और इसको बड़े अच्छे से प्रूव भी करते हैं हमारे शास्त्र, लेकिन खैर उसकी बात नहीं करेंगे। तो द सेक्रेट भी बहुत अच्छी किताब है। उसमें भी कहते हैं, उसमें भी मतलब वो प्रैक्टिस के लिए आपको बताते हैं कि आप कुछ सोचिए बड़ी बड़ी बातें और वो हो जाएंगी, वो आपके जीवन में आएंगी कभी ना कभी। फिर एक और किताब है द ऑरेंज गर्ल, वो अभी मैं आजकल पढ़ रही हूँ। वो भी थोड़ी मिथकीय ही है। तो किताबें तो खैर बहुत हैं, अनंत किताबें हैं, किताबों को तो कोई सीमा नहीं है। एक और किताब है द बुक द स्टोरीज ऑफ हार्ट या कुछ ऐसा नाम है, अभी ध्यान नहीं है, कहीं है वो। जी 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 जी। नहीं तो जब हम मिलेंगे, हम लोग जब मिलेंगे तो जरूर मैं आपसे वो किताबें लूंगा, पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का हाँ बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, या मैं आपको भेंट करना चाहूंगी, मैंने बहुत सी किताबें, जैसे वेदांत की किताबें, अष्टावक्र संगीता में एक साथ वर्षों तक मैंने खरीदा है, एक साथ 10-10 कॉपी, 12-12 कॉपी, और वर्ष भर में सबको बांट दी है। फिर एक और किताब है आज भी खड़े हैं तालाब, मतलब खड़े खोटे वाले खड़े, अनुपम मिश्र की किताब है। वो किताब भी मैं वर्ष भर में 6-6, 7-7 कॉपी खरीदती थी और सबको बांटती थी कि ये किताब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अनुपम मिश्र की एक और किताब है, पर्यावरण से संबंधित है वो, तालाबों से, राजस्थान की रजत बूंदें, वो भी बहुत अद्भुत किताब है। ये सब किताबें मतलब इनकी हमें याद रखनी चाहिए। और फिर वेदांत में पढ़ना चाहें तो पंचदशी है, अवधूत गीता है, ये सब मेरी पढ़ी हुई है। योग वासिष्ठ तो है ही, और लघुवर्तिका है, विवेक चूड़ामणि है, ये सभी किताबें जिनकी रुचि है वेदांत में, उनके लिए ये किताबें तो मतलब बहुत बड़ी खुराक जैसी हैं कि जैसे आप एक बार शुरू करें तो उसके बिना नहीं रहेंगे। या फिर उपनिषद हैं, 11 उपनिषद जो हैं, तो ये सब मेरी प्रिय किताबें हैं। ये सब मैं कुछ ज्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन बाकी किताबें भी पठनीय तो है। जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, वो ये कि मेरे मन में भी ये सवाल है और हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं,
किताबों को डिजिटली बना देना या वेब सीरीज बना देना या मूवीज बना देना कितना सही है, कितना गलत है आपके हिसाब से? देखिए, पार्टली ये बात सही है, लेकिन 100% ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताब पढ़ने का, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ चेयर में, यहाँ बैठ के मैं पढ़ूं, मैं ट्रेन में बैठ के पढ़ूं, मैं सोफे पर लेट के पढ़ूं, बिस्तर में लेट के पढ़ूं, या मैं बालकनी में जाके कहीं बैठ के पढ़ूं, सीढ़ियों पर बैठ जाऊं पढ़ने, गार्डन में बैठ जाऊं, तो वो जो सुख है वो डिजिटल में नहीं आ सकता है। तो लेकिन डिजिटल भी जरूरत है, डिजिटल भी हमारी आज की जरूरत है। मेरी भी 2 किताबें हैं डिजिटल में, एक चुनी हुई कविताएं हैं और एक है हिंदू हिंदुत्व। तो ये 2 किताबें हैं, इसका एक मतलब है, सिर्फ ये किताब है मेरी, ये डिजिटल में आई हुई है, इसकी ई बुक है अवेलेबल, लेकिन दिख रही है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक और किताब है मेरी, ये डिजिटल में है, हिंदू हिंदुत्व जी। बाकी के लिए भी लोग कह रहे हैं, लेकिन ये हार्ड कॉपी का अलग सुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हार्ड कॉपी भी मतलब खत्म नहीं होनी चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे पेपर भी देखिए ना, पेपर भी पढ़ना, जी। पूरे पन्ने को फैला के पढ़ना, वो जी एक अलग उसका आनंद है। यस 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 जी यस। चाहे आप जितना ई हाँ, पेपर तो पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, आप न्यूज जान लीजिए, आप टीवी में देख लीजिए या मोबाइल पर पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर फैला के, आराम से पैर फैला के सोफे में बैठ के पढ़ना, उसकी बात ही अलग है। यस जी जी जी। जैसे कि हम ये कहें कि जैसे रीजनल न्यूज है वो आपको पेपर में ही मिलेगी, या फिर आप बहुत खोद के रीजनल न्यूज चैनल पे चले जाएं तो मिले, नहीं तो नहीं मिलती है। तो यही चीज नहीं किताबों के मिलती। साथ, यही किताबों के साथ है। अगर आपको सही में जानना है, मैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। मैंने द हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ी थी, वो किताब बहुत अच्छी हाँ लगी मुझे पढ़ने में, बट उसका जब मूवी हाँ वर्जन बना वो मुझे बिल्कुल भी, लोगों ने भी बोला वो अच्छा नहीं। तो मैंने कहा कुछ चीजों को आपको जबरदस्ती डिजिटल नहीं करना चाहिए, उनकी फिल्में या उसकी वेब सीरीज नहीं बनानी चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ हाँ हाँ। उसका जो, उसकी जो प्राण जिसको कहते हैं ना, उसका जो प्राण तत्व होता है वो गायब हो जाता है। जी मतलब वो पूरे स्थूलता में आ जाती है आपके पास, लेकिन जो उसका वेव है, उसका जो एक स्पार्क है, वो खो जाता है। जी जी। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा है। और इसी का एक उलट उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, वो है द गेम ऑफ थ्रोन्स। वो किताब पर आधारित एक वेब सीरीज है, बट जब आप उसी किताब पढ़ने जाओगे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जो उन्होंने उसको डिजिटल में बनाया है वो अब तक का सबसे बेहतरीन वेब सीरीज है। तो वो मुझे डिजिटल में अच्छी लगी। मैं किताब पढ़ी, 3-4 पन्ने पढ़े, बट मुझे लगा नहीं यार, इसको वेब सीरीज ही देखो, ज्यादा बेहतर है। जी ऐसा होता है, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि वो किस रूप में आप तक आएगी, वो कहना मुश्किल है। जी जी। एक चीज और है, जैसे कि बहुत से जॉनर है, मतलब विधाएं हैं राइटिंग की भी। कुछ हॉरर लिखते हैं, जी मतलब डरावना लिखते हैं, कुछ रोमांस जी। पे लिखते हैं, कुछ कैजुअल लिखते हैं। आपने जो लिखा है वो पौराणिक लिखा है, मतलब हिस्ट्री पर भी लिखा हुआ है। तो एज ए राइटर और एज ए रीडर हमें सब पढ़ना चाहिए, या केवल एक ही धारा में चलते चले जाएं कि हम अगर रोमांस पढ़ रहे हैं तो रोमांस ही पढ़ते रहें? तो वो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इसमें क्या है ना, ये चॉइस पर्सन टू पर्सन है। हम्म ये मतलब बिल्कुल एकदम इसमें एक लकीर नहीं है कि हम्म हम अगर कहें कि नहीं भाई आप आगे को ही पढ़िए, तो हम्म, बहुत लोग कविता के पसंद करते हैं, लेकिन वो बच्चन को ज्यादा पसंद करेंगे, जी वो आगे को नहीं पसंद करेंगे। तो ये चॉइस तो है, पहली बात कि ये चॉइस है। दूसरी बात कि मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगी। जी जिस समय मैं कॉलम राइटिंग करती थी, नागपुर में थी मैं, लोकमत हम्म समाचार में, हम्म उस समय मेरी लड़की कितने साल की होंगी, 11 साल की होंगी। हम्म तो मैं कभी कभी उनके ऑफिस, लोकमत समाचार के ऑफिस एक बार मैं गई थी, कुछ डिस्कस करना था अपने कॉलम के लिए। हम्म तो उन्होंने पेपर का पन्ना ऐसे खोला, हम्म, उसमें जो होता है ना भूत प्रेत की कहानी, वो सब यस यस था। हम्म तो मैंने ऑब्जेक्शन लिया, मैंने कहा ये सब आप क्यों छापती हैं, इसको आप मत हम्म दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है पेज पर। हम्म हम्म तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं समझती हो, बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। हम्म मैंने कहा ठीक है। और मैं कुछ ही दिन के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरी लड़की हम्म छोटी सी,
वो खोल के वही पढ़ रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि ये अलग अलग लोगों के लिए एक ही पेपर में बहुत सी चीजें दी हुई हैं, कि बहुत से लोग गंभीर उसकी कहानी पढ़ेंगे, कुछ लोग कविता पढ़ेंगे, कुछ लोग विचार विमर्श पढ़ेंगे, और कई लोग वो भूत प्रेत भी पढ़ेंगे। तो ये सबकी अलग अलग चॉइस है, लेकिन फिर भी हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए नई पीढ़ी के लिए, जब तक वे बड़े नहीं हो जाएं तब तक उन्हें अच्छी किताबें देने की बहुत जरूरत होती है, कि उनकी भाषा बने, उनकी सोच बढ़े, कि उनको खूब डेप्थ वाली अच्छी अच्छी किताबों की आदत लगानी चाहिए। उस समय वो नहीं भी पसंद करे, फिर भी उनको साथ में बैठ के, या तुमने कैसा क्या कौन सा चैप्टर पसंद किया, मुझे ये चैप्टर पसंद आया, ऐसे करके उनको उनसे, और उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप जर्मन भी पढ़िए, फ्रांसीसी पढ़िए, लेकिन पढ़िए किताबों को, मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है, किताबों के साथ एक संबंध। जी जी जी। तो आपने हिंदू हिंदुत्व की बात की है, उसी पर आगे बढ़ेंगे। तो उस बुक के बारे में बताइए, उसमें कुछ चीजें हैं, गणना है और भी और चीजें हैं, तो वो किताब किस चीज पर है? क्योंकि ये नाम से बड़ा अट्रैक्टिव करता है, और जिस तरह का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बोले माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से जो किताब है शायद लोगों को नाम से बड़ा अट्रैक्ट करेगी। तो क्या है उस बुक में? नहीं, ये वैसी कोई किताब नहीं है, मतलब नाम के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगी कि ये अभी अचानक सामने आ गई है, ठीक है, लेकिन ये 2013-14 में छपी हुई किताब है, पब्लिकेशन से ये छपी थी। हुआ क्या था कि उसके पहले मैं गई थी, और इसको लिख के मैंने कब पूरा किया था ये भी शायद इस पुस्तक में होगा, क्योंकि मैं जनरली लिख देती हूँ कि मैंने इस पुस्तक को कब पूरा किया था। ये मैंने 2008 में पूरा किया था। इस पुस्तक को, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये 2008 में मैंने पुस्तक पूरा की, इसको पूरी की थी, तो ये तो अभी आई है सामने। लेकिन इस किताब को जब मैंने लिखा था तो उस समय मैं लौटी थी विदेश से, अमेरिका में। क्या हुआ, स्टूडेंट से जब मैं मिली, तो स्टूडेंट से भी, यूनिवर्सिटी में भी, और मेरी लड़की वहां पढ़ती थी तो उनके मित्रों से भी, उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते थे कि हिंदुइज्म क्या है, हिंदू तो क्या है, यहाँ इसमें क्या करते हैं, रिचुअल्स क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। मतलब ये हमारे यहाँ इतनी बड़ी ये डेमोक्रेसी है परिवार की, समाज की, कि हम हिंदुइज्म के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं। और वहां जब बच्चे जाते हैं तो ये बात वहां है, अब इसको निगेटिव कहें या जो भी कहें, कि लोग चाहते हैं वहां पर कि वो क्रिश्चियन बन जाएं। कोई भी जाता है तो उसको ये अट्रैक्शन जरूर दिया जाता है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियनिटी में ये है, वो है, वो है। और ये नहीं कि कोई पादरी वादरी आके आपको बोलेंगे, बच्चे बोलते हैं, एक दूसरे दोस्त बोलते हैं, मतलब ये वहां का नियम है, ट्रेडिशन है, और वो अपनी क्रिश्चियनिटी की सब बात जानते हैं, बहुत बातें जानते हैं। तो हमारे बच्चे एक तरह से थोड़ा डिमोरलाइज फील करते हैं कि उनको, और वो जब पूछते हैं कि तुम हिंदुइज्म के बारे में बताओ, तो वो ये लोग नहीं बता पाते हमारे बच्चे। तो उनके पास बहुत प्रश्न होते थे, मैं जब मिलती थी यंग क्राउड से तो वो बहुत प्रश्न मुझसे करते थे, मैं उनका जवाब देती थी, जितना मुझे मतलब मेरे पास होता था मैं सबका जवाब देती थी। उसमें से ही किसी ने कहा कि आप इसको लिख दीजिए, आप एक पुस्तक फॉर्म में लिख दीजिए, ताकि ये हमारे पास रहे तो हम इसको पढ़ सकें और दूसरे लोग भी जान सकें। तो तभी इस किताब का कंसेप्शन मेरे पास आया। और ये बिल्कुल पतली सी किताब है, एकदम पतली, मतलब इंफॉर्मेटरी जिसको कहते हैं ना हिंदुइज्म, वो इंफॉर्मेटरी है बस ये। और उसके अंदर मैंने कुछ चैप्टर में जरूर, मतलब पूजा अर्चना का चैप्टर है, हिंदुत्व के बारे में है, और गणना के बारे में इसमें दिया है। तो हमारे यहाँ जो गणना विधि है ये तो अद्भुत है, इसके बारे में तो सबको जानना चाहिए। और मुझे अच्छे से मालूम है कि 99.9% लोग नहीं जानते हैं कि हिंदू की गणना विधि क्या होती है, हम कहाँ बैठे हैं, हम किस काल में बैठे हैं। कहते जरूर है कि ये कलयुग है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि कलयुग में बैठना मतलब क्या होता है। तो हमारे यहाँ जो कंसेप्शन है उसमें है कि 4 युग होते हैं, चतुर्युग, एक चतुर्युगी का सेट होता है।
उसके भी वर्ष तय होते हैं कि इतने वर्षों का चतुर्युगी होगा, इतने वर्ष का सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग लगभग होता है 4,32,000 वर्ष का, और अभी जहां हम हैं वो लगभग 5,090 साल बीते हैं, लगभग अंदाजन। तो ये कैलकुलेशन है हमारे पंडितों के पास। पंडित जो है वो जब पूजा के समय सूत्र पढ़ते हैं तो वो सूत्र पढ़ते हैं कि जैसे द्वितीय परार्धो वैश्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे 5090 गताब्दे, मतलब यह द्वितीय परार्ध का वैवस्वत मनवंतर है, मतलब मनवंतर जो है उसका नाम है वैवस्वत, और ये उसका 28वां कली है, और इसके 5,090 साल बीत चुके। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसा है जरा देखिए, मतलब कितना अद्भुत कैलकुलेशन है। जिसने भी किया है या जो इस पर रिसर्च करेगा वो कहाँ पहुंचेगा, बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंचेगा, बहुत सारे चीजों को वो निकाल लेगा और आज की तारीख से उसको कनेक्ट कर देगा। और इसमें बताते हैं जैसे बौद्धावतार कब आए हमारे यहाँ, तो उसके बारे में कहते हैं श्वेत वराह कल्पम वैवस्वत मनु के प्रथम चरण में बौद्धावतार हुआ, उसका भी कैलकुलेशन है इनके पास। और इसमें जो गणना है हमारे पास वो चतुर्युगी, मनवंतर, कल्प, सबके आधार पर गणना है। और जब वो दिन मतलब दिवस उसको बोलते हैं, दिवस की, महीने की, वर्ष की गणना करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, निमिष, मतलब पलक के झपकने की, एक पलक झपका उसको वो एक गिन के और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। इस गणना को कौन काट सकता है बताइए। जी 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 जी। तो इसलिए मैंने जो इंफॉर्मेटरी है कि हमारी किताबें कौन सी हैं, हमारे यहाँ गणना विधि कैसी है, और इसमें मैंने दूसरे लोगों का भी दिया है, जैसे हमारे यहाँ कैसे गणना होती है वर्षों की, हिजरी संवत कैसा है, बौद्ध संवत कैसा है, विक्रमादित्य संवत कैसा है, उसका भी चार्ट मैंने इसमें दिया है। तो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इस किताब को मैंने पढ़ा था, क्योंकि संवत ही सबको नहीं पता है। संवत भी बहुत सारे हैं, श्रीराम संवत है, कल्पाद है, सृष्टि संवत है, वामन संवत है, मतलब सबसे वर्षों की गणना होती है। कलचुरी संवत है, बंगला संवत है, मूसा संवत है, यूनानी संवत है। अब उसके किसके कितने कितने वर्ष बीत चुके हैं वो सब दिया हुआ है इसमें जी। तो इसके आधार पर पूरे विश्व का एक चार्ट खींचा जा सकता है जी। कि पूरे विश्व में बाकी वर्ष के हिसाब से यहाँ के वर्ष कैसे हैं। जी जी। इस किताब का भी किंडल है इन लोगों के पास, अमेज़न में जाइएगा तो ये दिख जाएगा। ये किताब आसानी से पढ़ी जा सकती है। जी, मैं अमेज़न किंडल को यूज करता हूँ। मैं एक किताब फिनिश कर चुका हूँ, एक किताब पढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक किताब पढ़ी, तो मैं डिजिटली ज्यादा पढ़ता हूँ, बट हाँ, हाथ से भी जब किताब आती है हाथ पे तो वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये जो 2021 या 22 जो चल रहा है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें हैं, अंदर बहुत कुछ है जो जानने वाला है, जो लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए कि हम कहाँ खड़े कहाँ हैं। जी जी जी। हम कल्प के किस मनवंतर के किस युग में खड़े हैं। मतलब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कलयुग के पहले द्वापर बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है, सतयुग बीत, कितने सारे वर्ष बीत चुके हैं जी। और ये मात्र एक चतुर्युगी का सेट है। ऐसे ऐसे 28 चतुर्युगी बीत चुके हैं। तो सोचिए कब हुए होंगे काकभूषुंडी, कब हुई होंगी लीला, उसकी गिनती यहाँ से की जा सकती है। yes. यहाँ से उसकी गिनती की जा सकती है, इसको कैलकुलेशन कहते हैं। जी। तो ये जो इंडिया की जो ये गणना है या हमारे देश की जो गणना है, इसी तरह जो बाहर की गणना वो शायद अलग होगी, या वो भी ये बिल्कुल सेम यही है कि वो कुछ अलग है? उनके पास इतने सारे वर्ष नहीं है उनके पास। ओके। उनके पास इतने सारे मतलब करोड़ में, अरब में, खरब में उनके पास वर्ष नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप इसको पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो भारतीय संवत है तो
भारतीय संबंध है, मैं जोड़ दूं अरब, मतलब कल्पा शब्द जो है वो एक अरब वाली, मतलब वर्तमान वर्ष जो है इसके पहले अरब वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 2 अरब वर्ष। Yes. और इनका जो है यूनानी संबंध है उसमें 3522 वर्ष बीते हैं। ओके, यस यस यस। हाँ हाँ, इनका जो जावा संबंध है उसके 1875 वर्ष बीते हैं। हिजरी संबंध है वो 5319 वर्ष बीते हैं जी। यहूदी संबंध के 5000 वर्ष। तो ऐसा है, तो सोचिए कि मतलब हमारी जो, मतलब हम हिस्ट्री में अगर जाना चाहें तो हम कहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। yes, yes. लेकिन इसकी बात लोग नहीं करते हैं। इसकी बात करने को कहिएगा तो कहेंगे ये मिथक है, जबकि ये मिथक है नहीं वास्तव में, क्योंकि इतनी सारी जगहों से ये आके जुड़ता है। yes, yes, yes. इसको हम मिथक कैसे कहेंगे जब कैलकुलेशन आपके सामने। हाँ, हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं वो अलग बात है, हम इससे बचते हैं या हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है। जी, जी। मतलब मेरा एक बहुत बड़ा स्वप्न है कि एक खूब बड़ा सा टेबल हो जिसमें फिजिसिस्ट बैठे हों, वेदांती बैठे हों, मैथमेटिशियन बैठे हों, जो लोगों ने कुरान पढ़े हैं वो बैठे हों, और एक कंप्यूटर वाला बैठे हो जो बाकी लोग जो बोले आपस में बातचीत करें उसको वो नोट डाउन करे, फिर सबको मिला के देखें कि क्या कौन क्या कहता है, तब कुछ रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि फिजिक्स भी यही कहता है, फिजिक्स इस ब्लैक होल की बात करता है। अगर उस ब्लैक होल की बात योग वासिष्ठ में लीला करती है तो क्या गलत है। अगर एक फिल्म है सोलारिस, टार्कोवस्की की फिल्म है, उसमें स्पेस शिप पर जो नायक है क्रिस, वो जाता है ऊपर स्पेस में जाता है, और उसके पहले उसके फादर स्पेस शिप में जब वापस आए थे और वहां के अनुभव जब वो सुनाने लगे तो बाकी लोगों ने कहा, मतलब पहले सीन में ही ये आता है कि सब कहते हैं नहीं नहीं अभी तुम चुप हो जाओ, अभी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत दो, तुम्हें हेलुसिनेशन है। मतलब सब कोई उनको ऐसा पागल करार दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वो है। हमारे यहाँ जिस मतलब चैतन्य शरीर की बात होती है, चिन्मय शरीर, उसको चिन्मय शरीर बोलते हैं, कि उसमें फ्लैश ब्लड नहीं होता है, वह केवल शरीर होता है। मतलब जिसको, जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं तो इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर तो ब्लड बोन फ्लैश वाला शरीर नहीं है ना, लेकिन हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे को। तो बात हमारे शास्त्र करते हैं। तो वो जो शरीर वाले लोग हैं वो उसको स्पेसशिप में मिलते हैं। सबके कमरे में एक एक गेस्ट है, किसी के कमरे में कोई कुत्ता है, किसी इसके कमरे में इसकी वाइफ ही आ जाती है, जो वाइफ पता नहीं कब की मर चुकी होती है। तो वो उसका वो चिन्मय शरीर है। तो चिन्मय शरीर की बात हमारे शास्त्र करते हैं, तो यहाँ लोग मानते नहीं है। लेकिन वो कैसे, टार्कोवस्की ने कैसे वो फिल्म बनाई होगी सोलारिस, कभी मिले तो आप देखिएगा, बिल्कुल बहुत बड़ी फिल्म है। और लेम है, ये जो किताब है सोलारिस, इसके राइटर है लेम, LEM। ओके, किताब भी अद्भुत है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मैं इसको ढूंढूंगा, खोजूंगा, पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जो है क्यूरियोसिटी हो रही है और जानने की कि क्या है एक्चुअल में हमारे यूनिवर्स में क्या है। और ये बात सच है, हम लोग बहुत सी चीजें नहीं जानते हैं। जब हम लोग मिलते हैं किसी से या सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें पता लगता नहीं है अच्छा ये भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है। हाँ। बिल्कुल, चलिए हाँ, आगे आगे आगे। हमारे यहाँ किसी ने ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया। और जिन लोगों ने एक्सप्लोर किया है उन लोगों ने इसको, जैसे उनको हम लोग पंडित मान लिए, तो वो साइंटिफिक उसका सपोर्ट नहीं बता पाते हैं। और प्लस जो हमारी एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो मैकाले ने इसे बनाया तो ये खास ध्यान रखा था कि जो लोग साइंस पढ़े वे संस्कृत नहीं पढ़ने पाए, क्योंकि संस्कृत में जो साइंस है
वो ये लोग मिला लेंगे। तो हमारे यहाँ एक प्रथा जैसी है कि जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनको साइंस नहीं पता है, और जिनको साइंस पता है वो संस्कृत में नहीं। तो ये दोनों चीजें अलग ही रह गई। इन दोनों चीजों को मिलना चाहिए और रिसर्च होने चाहिए बहुत सारे। जी 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 जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हैं बातें किस तरह से हम अपने हिस्ट्री को जाने, और अगर हमें फ्यूचर या हिस्ट्री दोनों जाननी है तो हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि मैम आपसे जानना चाहेंगे जो विश्व साहित्यकार हैं उनको आपका क्या मैसेज है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना यही चाहूंगी, किसी भी साहित्यकार को, वो विश्व स्तर के हों या भारतीय हों, जो भी हों, कि लिखने में वो कभी जिसको कहते हैं ढोंग ना करें, मतलब लोकेशना की खातिर ना लिखें। जब उनके अंदर लिखने का जिसको कहते हैं जज्बा जागे तभी लिखें। हमको लेखक बनना है, तो आजकल तो सभी पत्रकार लेखक बन गए हैं, जी लेकिन वो लिखा हुआ आप पढ़ नहीं सकते हैं, वो एकदम झूठ लगता है। तो वो बनावटी बनावटी मत लिखें। जिसको भी लिखना है वो उसको, चाहे आप मिथकीय लिखें, चाहे आप एकदम कल्पना से लिखें, एकदम अपने दिवा स्वप्नों को लिखें, आपको जो लिखना है लिखें, लेकिन ढोंग करके मत लिखें कि हमको आज एक कविता लिखनी है, हम लिखने बैठ गए, हमें तो एक उपन्यासकार बनना है तो बैठ के उपन्यास लिखने बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए। मैंने अपना उपन्यास लिखा था तो उस समय मेरे मन में कल्पना भी नहीं थी कि मैं उपन्यास लिखने जा रही हूँ। मेरी बचपन से डायरी लिखने की आदत थी और नोट्स लेने की, कहीं भी जाऊं तो नोट्स लेते 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 वो फाइल इतनी मोटी हो गई कि उसको जब मैंने अच्छे से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो एक उपन्यास है। तो फिर मैंने एडिट करते करते पन्ने फाड़ फाड़ के और जो बचा उसको मिला के एक उपन्यास बनाया। तो मेरे ख्याल से लिखना जो है वो सच का होना चाहिए। एक कविता है, तुम एक सच कहो 100 झूठों के समक्ष तनकर खड़ा हुआ, क्लेश सारे हर लेगा। तुम एक सच कहो। अकेला खड़ा हुआ भीड़ में, नंगी खुली छाती पर मात्र एक अंगोछा लपेटे, अद्भुत परिधानों से वेष्टित शरीरों के खोखल को कपाता, अपनी एक आह्लादित मुस्कान से विश्व सारा भर देगा। तुम एक सच कहो। तो लेखन में भी सच रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जी, मतलब अपने से न्याय करना चाहिए। हमें लिखते समय हमें पता होता है कि हम ढोंग कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं। तो जी जी बिल्कुल, राइटिंग करते समय ये जरूरी है कि हम सच के करीब भले ना जाएं, बट झूठ के पास तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि सच के करीब जाने का मतलब ये है कि क्योंकि हम इमेजिनेशन भी बड़ी लिखते हैं, और फिक्शंस लिखते हैं, इमेजिनेशंस लिखते हैं, हॉरर लिखते हैं, जो सच के पास तो है बट थोड़ा सा सच से दूर है। और सच के पास भी अगर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम झूठ के पास तो बिल्कुल भी ना जाए, ऐसा कुछ है। आप बहुत सारे, मतलब बहुत सारी कल्पनाओं के बल पर लिखें। कल्पनाशीलता तो आपकी जरूरत है लिखने में। कल्पनाशीलता तो आपके पास होनी ही चाहिए। आप तो यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल ही आप चांद पर चले जाइए और चांद की धरती के बारे में लिखिए, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसलिए नहीं लिखना है कि ये मैं लिखूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा और लोग स्तुति करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे अंदर से ये भूख है हमारी कि हमको लिखना ही है तो हम जरूर लिखें। हम एक नहीं 100 पन्ने लिखें, लेकिन इसलिए नहीं कि नहीं ये लिखने से हमारी वाहवाही होगी और या फिर किसी को उठा दें, किसी को गिरा दें, ये नहीं। राइट। जी 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 मतलब लोकेशना के लिए मत लिखें। अगर या लोकेशना आना है, आपका नाम होना है, तो नाम होगा ही, लेकिन पहले सही लिखें तो सही। मतलब बिल्कुल। लेखन में तो सच्चे बने ना, ईमानदारी पूर्वक लिखें। जी 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 जी। तो ये तो थी बातें कि क्या लिखें, क्यों लिखें, कैसे लिखें, बट जो है ढोंग ना करें कि हाँ हम लिखेंगे तो हमको प्रसिद्धि मिल जाएगी, नहीं। आपको लोग कितना जाने इसलिए लिखना चाहिए, या यूं कहें कि
आप लिख रहे हैं तो लोगों के लिए लिख रहे हैं। आप ये मत लिखिए कि आप अपने लिए लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए लिख रहे हैं ताकि लोग उससे कुछ प्राप्त कर सकें। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो लेखी की आयाम है या जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मूलतः मैं कवि हूँ। हम्म, मतलब कविता लिखना मेरा पहला, जैसे मेरा पहला परिचय है कि मैं कवि हूँ। हम्म, कविताएं मेरे लिए उपासना की तरह है। मैं उनसे वैसा ही व्यवहार करती हूँ कि वे, जैसे मेरे पास जब एक लिखना जो होता है ना, ये हम्म, कुछ ऐसा है कि जैसे कोई जादुई संसार है, और वो जादुई संसार आपके करीब आता है, और जब वो आपके करीब आता है तो आप उस सूक्ष्मता को पकड़ के, मतलब रिसीव करके, हम्म, और स्थूलता में, मतलब अपनी लेखनी से, और उसको आप कागज पर उतार देते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा ही है। तो कविताएं मैंने लिखी और अभी भी लिखती रहती हूँ, बल्कि कविताओं का कुछ ऐसा है कि इतनी सारी कविताएं लिखी हुई हैं कि सबको मैं समेट नहीं पाई हूँ। मेरी आदत है कभी पुर्जे पर लिख देना, कभी किसी कॉपी के पीछे लिख देना, कभी किसी डायरी में लिख देना। तो अभी मैं निकाल रही हूँ तो बहुत सारी कविताएं निकली हैं। हम्म, तो एक मित्र ने कहा, मैं बिल्कुल बहुत सोच में पड़ गई उसको देख के कि इतनी कविताएं मैंने कभी छपने नहीं दी, इसको क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको भूली बिसरी करके आप इसको छपने दे दीजिए, जी, लेकिन इनको आप फेंकिए मत, पुरानी है तो क्या बताया जाए। तो कविताएं मैं लिखती हूँ मूलतः। कविताओं में मेरी बहुत ज्यादा गहरी रुचि है और खूब कविताएं पढ़ती भी हूँ, बहुत बचपन से पढ़ा है। फिर उपन्यास लिखा है मैंने, और कहानियां जो हैं, ये तो पूरी तरह से मतलब एक जादुई बिंब के जैसा मेरे पास आती है। मतलब कहानी मुझे लिखना है, इसकी वाकई भूख जगती है कि हम्म, लिखना है। और जब मैं लिखना शुरू करती हूँ, मेरे कहानी संग्रह में पात्रों के बहुत अलग अलग नाम हैं, बहुत ही अलग अलग। जैसे वाश्विता, ये कहानी bbc.com में छपी थी। वाश्विता एक नाम। जी, तो वाश्विता नाम मैंने सोचा नहीं, मैंने पहले भी नहीं पढ़ा था, वो अपने आप आ गया। उसके बाद एक कहानी है, उसमें क्या नाम है उनका, मतलब बहुत ही अजीब सा नाम है, मुझे अभी याद भी नहीं है, इतना अजीब सा नाम है। तो वो वो सब आ जाता है। एक मेरा नॉवेला है, उसका नाम है कटघड़िया। हम्म, कटघड़िया एक जगह है, तो उस पर एक कहानी आ गई, तो वो मैंने नॉवेला लिखा। फिर मैंने अनुवाद किए, और ये हिंदू हिंदू तो लिखा ही। फिर उपनिषद पर मैंने बहुत सोच समझ के, उपनिषद पर मैंने 4 किताबें लिखी। एक तो उपनिषद छांदोग्य की कथाएं हैं, 11 कहानियां हैं, और दूसरे में है वो उपनिषद कहानियां हैं, वो उपनिषद की कहानियां, वो सस्ता साहित्य मंडल से छपी। असल में जब पहली किताब आई तो कई लोगों का ये था कि वो बहुत कठिन किताब हो गई है, जो छांदोग्य कथाएं हैं वो बहुत कठिन है, वो एक तरह से शोध करने वालों के लिए सही है। तो मैंने फिर जो दूसरी किताब लिखी जो सस्ता साहित्य मंडल से आई, तो हर कहानी के पहले मैंने परिचय लिखा कि इस कहानी में क्या है। कि जैसे इस कहानी में यक्ष की कहानी है, यक्ष जो सामने आ गया था इंद्र के। उसके बाद मैंने मूल कथा लिखी। तो उसके बाद फिर अंग्रेजी में कुछ उपनिषद की कहानियां अनुवादित हुई, वो अंग्रेजी और हिंदी बाइलिंगुअल किताब आई। और फिर एक और किताब आई, हमारे समय में उपनिषद। तो ये आम लोगों के लिए है। इसको जो भी, जैसे जिनको भी उपनिषद में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, उनको, उनके लिए ये किताब है कि उपनिषद में वास्तव में क्या है। उपनिषद में एक बहुत अच्छी कहानी आती है गार्गी की। एक कैरेक्टर है याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य को मैं कहती हूँ कि वो ज्ञान के डॉन थे अपने समय में। उपनिषदों में जो डॉन है ज्ञान के, वो है याज्ञवल्क्य। जी, जी, उनको हर कुछ आता है, और वो किसी भी सभा में किसी से भी
हार नहीं मानने वाले हैं। तो उनकी और गार्गी की कहानी है वो, उसमें मुख्य रूप से, बाकी बहुत से कैरेक्टर हैं। जी। तो लिखने में क्या होता है, मुझे और बहुत सारे लेख हैं मेरे जिनकी किताब अभी छपी नहीं है। जनसत्ता में कुछ वर्षों तक, अभी तो नहीं छप रही है, लेकिन कुछ वर्षों तक लगातार महिला दिवस पर छपा, और कुछ वर्षों तक शिक्षक दिवस पर छपा, लेकिन अभी कई वर्षों से नहीं छप रही हूँ मैं जनसत्ता में। तो लेख भी मैं बहुत लिखती हूँ। जी। लेख के आयाम है, फिर डायरी लिखती हूँ, डायरी अंश कई जगह छपे हैं। डायरी अंश लिखने पर मेरे ऊपर बहुत दबाव भी है कि मैं इतनी बार विदेश गई हूँ तो मुझे डायरी लिखना चाहिए, लेकिन मैं भी पूरे को समेट नहीं पाई हूँ, तो अभी उस पर पुस्तक नहीं आ पाई है, वो उसके आने के क्रम में है। तो इन विधाओं में मैं लिखती हूँ, इन सभी विधाओं में लिखती हूँ मैं। जी, तो इतनी सारी चीजें जो हैं आप समेटती हैं, या हम लोगों से कहें मैम समेटती हैं, जो आप तक आता है, जिसको आप पढ़ते हैं और जो पसंद आप करते हैं। जरूर आप यहाँ पर आकर के हमको बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, वो सब आप बता सकते हैं। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को क्या संदेश देंगी? मैं दर्शकों को ये कहूंगी कि जब भी वो रोज का डोज देखते हैं, उनको अपने कमेंट्स जरूर लिखने चाहिए। चाहे वे कमेंट्स उनके मन में, उनको ये लगे कि हम कोई नकारात्मक लिख रहे हैं, फिर भी अच्छे शब्दों में, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल नाराजगी से लिखिए, लेकिन अगर आपको कुछ कमी लगे तभी भी लिखिए। और अगर सकारात्मक आप देते हैं तब तो बहुत ही अच्छा। लेकिन आप, कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, अपना चैनल चलाता है, तो दर्शकों से यही आशा करता है कि उसको कम से कम फीडबैक मिले। फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है और ये हमारा कर्तव्य है। पहले मैं कोई भी अच्छा लेख पढ़ती थी अगर पेपर में, बहुत वर्षों पहले की बात है, तो मैं पेपर के ऑफिस में फोन करके पता लेती थी, फिर जिसने वो लेख लिखा है उसको मैं पत्र लिखती थी। मैं सोचती थी कि जिसके लेख पढ़ने से मुझे इतना अच्छा लगा, उसको ये फीडबैक जरूर जाना चाहिए। तो अभी का समय तो बहुत अच्छा है कि हम एक बटन दबाते ही लिख सकते हैं। तो फीडबैक दर्शकों को जरूर देना चाहिए कि आपको ये कैसा लगा, इसकी बड़ी जरूरत है। जी। ये तो हो गई दर्शकों की बात। हम लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग क्या करें, क्या ना करें, कैसा लग रहा है आपको चैनल, वो सब भी हम जानना चाहते हैं। हाँ, आप लोग जो कर रहे हैं वो, मुझे सही पूछिए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग खूब मेहनत से कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं। और ये जैसे आप लोग जब कविताएं देते हैं ना, मैंने एक देखा है, वो मैं भेजूंगी, किसी और का चैनल का देखा है कि व्यक्ति कविता, आपने भी शायद दिया है, आपने भी कई कविताओं में दिया है जी। तो बगल में लिखा हुआ जो आता है ना, वो अच्छा लगता है। जी जी जी। बगल में चाहे छोटे अक्षर में ही लिखा है और थोड़ी देर थमा रहे कि उसको व्यक्ति पढ़ पाए, के साथ साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अभी खूब बड़े बड़े काम करने वाले हैं, आपका चैनल खूब आगे चलने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मैं भेजती हूँ कि आप लोग और आगे बढ़ें। जी। मैम आपने जो कविताओं की बात करी, जी हम लोग वो करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग उसको स्क्रॉल ऊपर अप करते हैं, हाँ, स्थिर नहीं रखते हैं, ये जरूर हमने सीखा है। और इसको हम इस तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे कि हम कविताएं जो इंसान बोल रहा है उसकी जो लिखी हुई चीज है उसको हम स्क्रॉल अप ना करके स्थिर करके वहां पर रखें, तो शायद और नहीं, बढ़िया होगा। थोड़ा सा स्थिर, मैं रोल करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, रोल जरूर करें, ताकि उसके कारण तो, उसमें गति के कारण तो ब्यूटी आएगी, लेकिन थोड़ा सा रोकेंगे तो उसको व्यक्ति पढ़ लेगा। जी 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 जी। मतलब कई लोग सुनने के साथ पढ़ना भी खूब पसंद करते हैं। जी मैं नहीं जानती मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन बस ये एक, मतलब मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने बोला। जी बिल्कुल, हम जी हर एक के सजेशन लेते हैं और सजेशन लेकर ही चलता है चैनल।
आपको मिलके चलना पड़ेगा, तो हम मिलके चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतना सारा समय हमको 2 बार दिया है। तो आई होप ये शुरुआत हो चुकी है इंटरव्यू सेशन की। ये मतलब हमने शुरुआत गयासुद्दीन खान से की थी, अब ये ईला जी तक आ चुकी है। अभी आगे कहाँ कहाँ जाएगी ये तो हमको भी नहीं पता, बट आप लोग जो देख रहे हैं चैनल, भाई यहाँ तक पहुंच चुके तो क्या सोच रहे हो, लाइक बटन दबा दो, 1000 गुना एनर्जी हम लोग को मिलेगी। और अगर मैम से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, साहित्य से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कमेंट तो जरूर मिलना चाहिए हम लोग को, ताकि हम वो सवाल मैम तक पूछ सके या हम लोग जो है खुद भी उसका जवाब दे सके। और यहाँ तक पहुंचने के बाद शेयर नहीं दबाया तो फिर क्या फायदा, मतलब मैम ने भी खुद कहा कि विदेशों में लोग शेयरिंग करते हैं, तो यहाँ अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे पहुंचेंगे। और इसके अलावा नीचे एक बटन है लाल कलर का, अब आप लाल कलर पसंद करते हैं तो भी जाके दबा दीजिए, नहीं पसंद करते हैं तो भी जाके दबा दीजिए। बगल में बेल है, तो जैसे मंदिर की घंटी आप बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वो बटन भी आप दबा दीजिए। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सारा समय हम लोग के लिए दिया। एंड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं जाकर के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों का तो एक तो प्रयास बहुत अच्छा है, और आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे जिससे कि बहुत सारी परतें खुल गई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारी बातें करूंगी और इतने सारे प्रश्नों के जवाब दूंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।